ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है हमारा आज से। 11 to 24 का है। 24 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किन के मध्य है? थोड़ा सा इसमें कुछ मैं अपना इनपुट भी देता चलूंगा। उसको अलग से मार्क कर लीजिएगा या आप जॉट डाउन कर लेना। एंड देन टेल मी अगर उसका आंसर आपको चाहिए या फिर आपको डिटेलिंग चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर अ, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। जैसा कि गुलाबशाल जी आपने भेजा है मुझे, वैसे ही मैं कुछ उसका शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। देखो क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये पीसीएस लेवल का वन डे एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है ये वन डे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा किनके बीच में। लेकिन इसी तरह का सवाल जो है एक चाइना के बारे में पूछा गया कि बॉर्डर शेयरिंग में सबसे ज्यादा, आई थिंक 2-3 साल पहले पूछा गया है कि सबसे लंबी जो सीमा, जो बॉर्डर शेयर है वो कौन करता है, रशिया करता है या चाइना करता है, जहां तक मुझे ध्यान आता है। इसी तरह के कुछ सवाल आपको बॉर्डर शेयरिंग से मिलेगा। कभी दो देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, वहां वो करंट अफेयर से उठा के पूछ लेता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि एक बॉर्डर को लेकर यूपीएससी लगभग 5-6 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बार हम मान के चलते हैं कि बॉर्डर से सवाल आना है, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो ट्रेडिशनल टाइप हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, या फिर कोई जैसे कि कनाडा अब और इसके बीच में पूछा गया है। तो आप इसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? ज्योग्राफी में थोड़ा सा मेहनत करवाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि इसमें मैप नहीं है और ज्योग्राफी विदाउट मैप पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके आप उसको देख लीजिएगा। आपको करना क्या क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है, कनाडा एंड यूएसए है। ठीक है, बट यूएसए अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, शेखर जी, ग्रेट लक्स लेक, ये देख लेना। सॉरी। तो ये देख लेना कौन सा, ये जो ग्रेट लक्स में जो 5 झील है, 5 फिंगर्स भी कहते हैं इसको, ये देख लेना आप। कनाडा और यूएसए अभी दोनों इंपॉर्टेंट है। कनाडा गलत कारणों से, और यूएसए ठीक है, उनका अपना वीजा और जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अभी प्रेसिडेंट बनकर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कुछ मेजर्स आप क्या कर सकते हैं, वोल्केनो देख सकते हैं। ये अभी आप ऐसे देखिएगा, रशिया का, कजाकिस्तान, चाइना, चिली, अर्जेंटीना, ये सब जो नेशन है आपको देखना होगा। इंडिया तो आपको ऑब्वियस है कि देख के जाना है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फोकस में कर लीजिए। कनाडा, यूएसए, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो मिनरल्स वाइज देख लीजिए। कुछ क्लाइमेट में जैसे कि आपका लिखते जाइएगा, ठीक है, ये सब चीजों को। नहीं नहीं नहीं, ट्रेड वॉर नहीं, ट्रेड वॉर नहीं। कजाकिस्तान इज फेमस फॉर, मतलब उसका कौन सा मिनरल्स के लिए है। ठीक है, क्या वो लैंडलॉक्ड में आता है, वो चेक कर लीजिए। कजाक क्या ट्राइब है, उसके बारे में थोड़ा सा ट्रेडिशनल वैल्यूज में जो देखिएगा। किर्गिस्तान और किर्गिस्तान, एक यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, 40 ट्राइब्स का किर्गिस्तान है। तो कजाकिस्तान क्या कजाक ये भी ट्राइब है। चिली तांबा के लिए, अर्जेंटीना किस लिए, बोलीविया, ये सब थोड़ा सा कंट्री आपको देखना है। वोल्केनो इरप्शन हुआ है या कहीं भूकंप आया है, इन पहले फिलहाल इस कंट्री पे फोकस कीजिएगा अभी। ठीक है, सबसे लंबी सड़क किसके पास है, ठीक है, विश्व में, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए। मैं इसको नहीं करा रहा हूं, ये मैं मान के चलूंगा कि ये आपको करना है, बट थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। ठीक है, विशु जी आप काफी लेट हो गए, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी काम की चीज।
उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप एग्जामिनेशन के दिन जो एग्जाम देने जाएं आप सही समय पे पहुंच पाए, कहीं आपको बाहर से ही ना भगा दिया जाए। चलिए, लंबी सीमा उमा छोड़ दीजिएगा। विश्व में सबसे लंबी बायोलेटरल अगर सीमा है, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, ठीक है। चलिए, कॉन्टिनेंटल बॉर्डर की बात करें तो ये कनाडा और यूएसए के बीच में देखें तो न्यू इंग्लैंड से लेकर पश्चिम राज्यों तक फैली हुई है। न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है? अब जरा सा मुझे बताइए, न्यू इंग्लैंड का किस देश में है? न्यू इंग्लैंड, एनी गेस? कनाडा में है या यूएसए में है? ये भी यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है, अगर आप लोगों ने कभी तैयार किया होगा ढंग से तो आपको न्यू इंग्लैंड मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि यूएसए में है। वेरी गुड, यूएसए में। शेखर जी, कनाडा कनाडा नॉर्थ में, न्यू इंग्लैंड क्यों होगा? एक बार देख लीजिएगा जरा सा, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। अलास्का की सीमा जो है ये उत्तरी कनाडा और अलास्का के बीच में, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं इसको। अच्छा, अमेरिका के कितने, कनाडा के कितने, मैंने ये सब दिया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। डिटेलिंग के नाम पे मैंने निकाल के दे दिया, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, जितना मैंने बताया है वो सब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, जैसे डेट्रॉयट, ये देखिए, डेट्रॉयट है ना। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। डेट्रॉयट क्यों प्रसिद्ध है? मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां बनती है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के सीमा पे एम्बेसडर ब्रिज, जो डेट्रॉयट और विंस्टर विंस्टर ओंटारियो को जोड़ता है, और ये सबसे बेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है। कनाडा से आप जब अमेरिका आते हैं तो ये क्रॉसिंग मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। पीसीएस में भी काम आएगा। अब देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीसीएस में भी काम आने वाला है। चलिए, सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वही कनाडा का मोनिटोबा है, और अमेरिका में अगर हम बात करें तो नॉर्थ डैकोटा है, कम जनसंख्या रहती है, ठीक है। आपका कैलिफोर्निया में ही आपका हॉलीवुड है, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया को ही है, ठीक है। चलिए, अलास्का और यूक्रेन के बीच एक विशेष रिमोट बॉर्डर भी है, यूक्रेन यूकॉन, सॉरी यूकॉन, ठीक है। चलिए, इतना सफिशियंट है। अब आते हैं जरा सा, यानी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इसका नेचर क्या है? फैक्चुअल है। तो सबसे लंबी रेलवे टॉप 5 में, टॉप 10 में कितने नंबर पे आ रही है? भारत का स्थान क्या है? इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप लोग 11 से ही चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, वर्षा नहीं वर्षण। वर्षण और वर्षा में अंतर है। बर्फ की जो बूंदे गिरती है ना, उसको वर्षण कहते हैं, ठीक है। लाल सागर, रेड सी की बात हो रही है तो रेड सी का बॉर्डर देख लीजिएगा। रेड सी का बॉर्डर एरिया देखिएगा, कौन कौन सी कंट्री आ रही है, उसका न्यूमेरिक बना के रख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो छोटा सा, अगर मेरे पास मेरा अपना, अगर मुझे एटलस मिल गया मुझे, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसका छोटा छोटा वीडियो या पिक्चर फॉर्म में बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारा काम किया था, बहुत सारी चीजें की थी मैंने अपने टाइम में, तो वो आप लोगों को कुछ अगर देखता हूँ, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मिला तो, नहीं तो मेहनत आपको करनी है। 51 डेज है, 50 डेज मान के चलिए, 50 डेज तो बचा ही है अब, तो 50 डेज में ये
अगर आप आधा आधा घंटा भी दीजिएगा डेली, बहुत अच्छे तरीके से, पूरे साल भर करने की जरूरत नहीं होती है इसको, आराम से डेली देखने की जरूरत है। चलिए, तो लाल सागर किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ठीक है। कम वर्षण होता है, क्यों होता है भैया कम वर्ष, बहुत कम वर्षण होता है, रीजन क्यों, क्यों होता है, इसको जानिए, अभी हम बात करेंगे इसको, ठीक है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, तो कोई भी नदियां जो है लाल सागर में नहीं गिरती है। तो लाल सागर को लाल सागर क्यों कहते हैं, ऐसा कुछ। चलिए, इसके बारे में डिटेल दोनों है, दोनों आंसर में दिया हुआ है, आंसर पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों है सही आंसर, ठीक है। हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाके बात करेंगे, ताकि आने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सही हो, और उसके पेरिफेरल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मिस्र की स्वेज नहर से, ये दक्षिण पूर्व दिशा में, ये मिस्र है, दक्षिण में और पूर्व में, यानी इस एरिया में, मिस्र का ये वाला एरिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है, कितना फैला हुआ वो छोड़ दीजिए। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में बाब अल मंदेब जल मरुमद से गुजरता है, और एडन की खाड़ी, और फिर अरब सागर को जोड़ता है। दो कट है यहाँ पे, ऐसे करके और एक ऐसे करके। अगर मैप में जाके देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करूंगा कि मैप नेक्स्ट क्लास में जब मैं बैठूं तो इसका मैप लेके बैठूं कुछ क्वेश्चंस के, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। हालांकि मैं इसका मैप आज आफ्टर क्लास लगा दूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद से मेहनत करें। दुनिया का ये सबसे नमकीन समुद्रों में से एक है, सबसे नमकीन, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो ये लो रेनफॉल है, वर्षा बहुत कम है, वर्षण जो है बहुत कम है, ठीक है। प्राचीन समय में थोड़ा सा अधिक वर्षा होती थी, अब बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। कोई भी रिवर नहीं गिरती है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की अधिकता के कारण पानी की कमी से जूझता है ये इलाका, ठीक है। चलिए, तो इस पानी की भरपाई जो है बॉब अल मंदेव जो है जल मरुमध्य के पूर्वी जो चैनल है के माध्यम से अदन की खाड़ी से आने वाले पानी से होती है, यानी जो पानी थोड़ा बहुत आता है वो कहां से आता है, अदन की खाड़ी से, गल्फ ऑफ एडन से आ जाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फ्रेश वाटर आ गया। अब इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये लाल है, सैलिनिटी लवणता बहुत ज्यादा है, दुनिया के बहुत खारे समुद्रों में से एक है। हालांकि सबसे ज्यादा खारा समुद्र अगर की हम बात करें तो कौन सा इलाका है भाई, डेड सी, नाम सुना है? कहाँ पे है, गहरा, सबसे खारा, नोट करते चलिएगा सबसे, क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी याद रहेगा कि फिर मुझे क्या बताना था, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे गर्म वार्मेस्ट सी भी माना जाता है। गर्मी में अगर इसका टेम्परेचर देखें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। शैवाल बहुत ज्यादा है इसमें, लाल शैवाल के कारण ये लाल, इसको लालिमा, एक तो लवणता बहुत ज्यादा है, ठीक है, और लाल शैवाल भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मध्यकाल में मिडिएवल ट्रेड रूट्स में और आधुनिक में ये स्वेज नहर, स्वेज कैनाल के कारण महत्वपूर्ण है। ये स्वेज कैनाल बनने के कारण ही अफ्रीका से जो पहले अंग्रेज जो भारत आए थे, ये ऐसे घूम के आए थे। अब ये ट्रेड रूट है कि अब इतना घूम के आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से, यूरोप यहाँ पे है, यहाँ से आप भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से यहाँ से आप भारत में अदन की खाड़ी होते हुए आ सकते हैं। तो बहुत लंबा जो रूट है, टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया, और ट्रेड भी जल्दी हो गया, है ना। चलिए, तो लाल उसका बॉर्डर एरिया ये देख लीजिएगा, क्लियर है। अब आप लोग, गुलाबशाह अलवी जी, आपने चूंकि मेंशन किया कि आपने पढ़ा है
अभी इसको 11 to 15 पढ़ा है, तो मुझे बताइएगा क्लास के बाद, मतलब इसी क्लास में ही बताना है, आफ्टर क्लास जब खत्म हो जाएगा 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे, उसमें बताइएगा कितने क्वेश्चन वहां सॉल्व हुए 11 to 15 में, इसके डिस्क्रिप्शन से, 24 के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए। पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग आगामी सौर विकिरण, यानी रिफ्रैक्शन जो है, की तुलना में इनकमिंग जो है, जो सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। आने वाली जो सौर की जो किरणें हैं, सूर्य वाली, वापस जाने वाली की तुलना में, यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, पार्थिव विकिरण की तुलना में, यानी जाने वाली विकिरण की तुलना में आने वाली जो विकिरण है से वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या ऐसा है? पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग है ना, आगामी या आगमी सौर विकिरण से वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है। वही नहीं पूछा जा रहा है कि वायुमंडल जो गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, वो क्यों होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जो गैस है, लॉन्ग जो वेव्स जो है, रेडिएशन, अच्छे अवशोषक होते हैं। तो सूर्य की जितनी भी किरणें आती है वो शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। गुलबशा अलवी जी, ये सब मैंने पहले भी बताया है, करंट अफेयर की क्लास में बता रखा है। मयंक जी, मयंक जी, शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है? इनकमिंग शॉर्ट होती है, ठीक है। तो शॉर्ट होती है, और लॉन्ग क्या है? एब्जॉर्वर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? इनकमिंग से, सौर विकिरण से, चूंकि शॉर्ट है, गर्म ज्यादा किससे होती है? पहला कथन, आंसर इसका दिया हुआ है कि कथन एक सही नहीं है, पर सेकंड वाला सही है। ठीक है, क्यों ऐसा है इसको जानेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है यूपीएससी, ओनली वन, ओनली टू, ठीक है, बोथ, नन। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। ले ले, ओनली टू को किसने बोला भाई? कौन है धरती पर? धरती पर कौन है यहाँ पे जो ओनली टू बोल रहा है? केवल एक कथन सही पूछा है मयंक जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए, आपने कहा कि यहाँ कथन दो सही है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? ओनली वन का मतलब उपयुक्त इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो वो कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा है, कितना सही है ये पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है, कितना सही है। एक सही, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी एक स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन होगा। मयंक जी, कंफ्यूजन दूर हुआ? सारे कंफ्यूजन अभी खत्म कीजिए, नहीं तो आते हुए प्रश्न गलत होंगे, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलिए। क्यों गलत है भाई? पृथ्वी पर जो आने वाली जो सोलर रेडिएशन है, वो शॉर्ट वेव होती है, के रूप में आती है, और पृथ्वी से निकलने वाली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, ये लॉन्ग वेव के रूप में रिलीज होती है। ठीक है, तो छोटी जो किरणें होती है, जो शॉर्ट रेडिएशन जो है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, और अधिकांश सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सीधे सतह पर तक पहुंचती है और उसे गर्म करती है, यानी शॉर्ट वेव गर्म कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी से निकलने वाली जो लंबी तरंग, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसीलिए पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण मुख्य रूप से वायुमंडल इसी से गर्म होता है। यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है आपका, सन से जो रेज आई, अब यहाँ क्या है? यहाँ तो वायुमंडल है ना, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल है ना, ये क्यों गर्म हो रही है? तो इससे जो रेडिएशन हो रहा है, ऑब्वियस है यार, जो टकरा के जाएगी गर्म हवा, वही तो टिकेगी।
ये कॉमन सेंस से भी अगर आप पिक्चर फॉर्म में अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। लो, एक गर्म लोहा ले लीजिए, उसको बहुत एकदम लाल कर दीजिए, ठीक है, और उसको छूना नहीं है, उसके सामने हाथ रखने की कोशिश कीजिए, तो आपको गर्म महसूस होगा होगा। और दूर से ही आप अपने पतीले को गैस से वो बहुत ऊपर रखिए फ्लेम से, तो धीरे धीरे बहुत गर्म बिरबल की खिचड़ी बनेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, दूसरा कथन क्यों सही है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज जो इंफ्रारेड रेडिएशन को प्रभावी रूप से अवशोषित करती है। यही तो कारण है, ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी तो क्लाइमेट गर्म होगा ना हमारा। क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है हमारा? किसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट? कि जो भी ऊर्जा आई, ये हमारा ओजोन लेयर है, जो भी एनर्जी या हीट आ रही है, ये छतरी की तरह कि भैया आ तो गई, अब धीरे धीरे रिलीज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी छतरी में छेद है, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएगी, तो आपको बीमारी पैदा करेगी, है ना। चलिए, तो सूर्य से उत्सर्जित जो ऊष्मा है उसको अवरुद्ध करके पुनः सतह की ओर भेजती है, और ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिससे कि वायुमंडल गर्म होता है। इसीलिए कहा गया है, कल भी मैंने इन्वायरमेंट में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 100 साल का लाइफ है उसका, लेकिन 100 साल तक अगर रहेगा तो गर्म सबसे ज्यादा कर देगा। मीथेन की तुलना में, मेरे नोट्स में देखिएगा, मीथेन की तुलना में ये बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, जबकि मीथेन का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में पृथ्वी के औसत तापमान पृथ्वी का कितना है? औसत का मतलब अमेरिका को भी मिला लीजिए, अफ्रीका को मिला लीजिए, सभी महाद्वीप को मिला लीजिए, अंटार्कटिका को भी मिला लीजिए। ऑन औसत, औसत का मतलब क्या होता है? ऑन एवरेज, किसी का 40 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 10 होगा, सबको ऐड कीजिए और जितने भी कंट्री उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको औसत निकल के आ गया। औसत ऐसे ही निकालते हैं सीसैट में, एवरेज, है ना। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और या अन्यथा नहीं तो ये -18 हो जाता, गिर सकता था। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री हो जाएगा, यानी रहने लायक नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, अब ओशियन की बात कर लेते हैं। ओशियन का औसत तापमान कितना होता है? ओशन का, महासागर का। एनीबडी? क्या कर रहे हो? बीपीएससी में आप लोग थे, करवा रखा है मैंने, जल्दी बताओ। कौन देने गया था बीपीएससी? सब लोग कहेंगे सर हम देने नहीं गए थे, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ। 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 नहीं गुलाब चालवी जी, 32, ठीक है, आप निकट पहुंच गए। चलिए, ठीक है, बीपीएससी ने पूछा था। चलिए, तो वायुमंडल में विभिन्न जो कंपोनेंट है, उसके जो विकिरण के ऑब्जर्व जो होता है वो अलग अलग होता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये छोटी किरणों द्वारा, ये लॉन्ग जो वेव जो है, रेडिएशन उसके द्वारा अवशोषित होते हैं, छोटे से नहीं होते। तो किससे होंगे? छोटे से नहीं होंगे तो लॉन्ग से होंगे, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन से। ओजोन जो है, ये मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 और जल वाष्प जो है, मुख्य रूप से इंफ्रारेड विकिरणों को एब्जॉर्ब करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब गर्मी आ गई है, बीच बीच में मुझे पानी लेने के लिए उठना पड़ेगा। चलिए, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा क्या है भाई? ये इक्वेटर,
इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ध्रुव क्या है? ये वाला नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मोहित कुमार, अंटार्कटिका कहाँ? यहाँ पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखा यहाँ पे? जल्दी बताओ। मोहित कुमार है क्लास में? बीच में है? वाह। चलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। मोहित कुमार बता रहे हैं अब अंटार्कटिका बीच में होगा। अच्छा नीचे है। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं तो एक नई ज्योग्राफी इन्होंने बना दी थी। चलिए अंटार्कटिका नीचे है और आर्कटिक ऊपर है। ठीक है चलिए। अब ये बेबी क्वेश्चन तो कम से कम सही होने चाहिए ना। भी क्वेश्चन भी नहीं है ना, ये यूपीएससी पूछेगा ना पीसीएस कोई पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो है, यानी यहाँ पे जो क्षोभ मंडल की मोटाई होगी वो ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होगी। पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे भूमध्य रेखा की मोटाई, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा होगी। मौसमी घटना। ठीक है चलिए। इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, इसीलिए क्षोभ मंडल की मोटाई यहाँ पे ज्यादा होगी। यही इसका कारण भी है। अब इसको पकड़ने के लिए क्या करना है, यानी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या टर्म्स यूज करने को कहा था? एक स्विच वर्ड, जल्दी बताओ हिंदी में। क्योंकि, बिकॉज, वेरी गुड। क्योंकि, यहां लगाओ क्योंकि, बिकॉज। ठीक है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय जो धाराएं होती हैं, संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। क्यों? इसीलिए या क्योंकि क्षोभ मंडल की मोटाई इसलिए ज्यादा हो जाती है। या फिर आप ऐसे पकड़िए इसको, इन्वेटर पर, सॉरी इन्वेटर कह रहा हूं, इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि, क्योंकि इक्वेटर पर, इसका रीजन है ये, संवहनीय धाराएं जो है ऊष्मा को बहुत हाइट तक ले जाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे आप ऊपर से ही नीचे जाइए, ये स्टेटमेंट के बाद क्योंकि लगाइए और नीचे जाइए। तो ये विशुद्ध रूप से क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बिना कॉन्सेप्ट के आपको समझ में नहीं आएगा। यानी यूपीएससी का तरीका क्या हुआ? पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ दिया, ये देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अभी तीन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए, लेकिन सब में रीजन पूछा गया है। सब में क्या पूछा जा रहा है? रीजन बेस्ड। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है कि ज्योग्राफी में अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रीजन बेस्ड है, फैक्चुअल बहुत कम है। यूट्यूब और बाकी जो वनडे एग्जाम वाले जो वो फैक्चुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं। भाई यूपीएससी का डिमांड ही नहीं है वो। बच्चों को लगता है वाव फैक्टर, वाव टीचर को इतना आता है। अरे भैया यूपीएससी पूछ रहा है, उसका तरीका समझ लो। पढ़ने के लिए जीवन कम पड़ जाएगा, चीजें खत्म नहीं होंगी। ठीक है। आइए क्षोभ मंडल पर बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला परत है, यानी ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ के सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। इसी एरिया में सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं होती है, इसीलिए प्लेन जो हमारा समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि मौसमी घटना जो घटनाएं हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो प्लेन नीचे आ जाएगा। क्लियर? क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तेरह औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगी। 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, 15 से 18 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है कहीं कहीं पे। ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर होगा। टेम्परेट में ये 11 से 12 किलोमीटर होगा। भूमध्य रेखा पे ये 18 किलोमीटर हो जाता है। तो मोटाई ज्यादा हो गई भूमध्य रेखा की, और ध्रुवों पे कम हो गई। ठीक है। तो आप इंडिया को जब भी आप मैप में देखते हैं, ठीक है, एक मोटे तौर पे देखिएगा। चलिए, तो ये इंडिया आप ऐसे देख रहे हैं, भाई इंडिया ऐसे है नहीं।
आप बुक कैसे पढ़ते हैं? बुक को नीचे रखकर ऊपर से देखते हैं, राइट? तभी बुक में जो अक्षर है आपको समझ में आ रहा है। यहां तो आप सामने देख रहे हैं, पर बुक कैसे पढ़ते हैं? तो बुक की तरह ही इंडिया को ऐसे मैप में जब आप देखिएगा तो ये फ्लैटेड में होगा। तो इसके ऊपर बात समझ आ रही है? तो पृथ्वी ऐसे नहीं है। बॉल को आप ऊपर से देखिए, एक फुटबॉल को आप ऊपर से देखिए, जमीन पे रख दीजिए और फिर ऊपर से देखिए, तो समझ में आएगा। अर्थ ऐसे है, ना कि आपको सामने से। सामने में मिरर में इमेज नहीं करना है, मिरर नहीं करना है, जमीन पे रखिए। जैसे आप लोगों को एक सीसेट में क्वेश्चन आता है ना, जल में किसी का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा बनेगा और मिरर में कैसा बनेगा। उसका तरीका यही है कि भाई मिरर पे बनना है तो उसको आप यहाँ पे उसको पेन चला लीजिए, इस पेज को पलट दीजिए, जो मिरर जो पीछे में उसका जो आएगा इमेज वही आपका होगा। लेकिन जल में अगर पूछा गया तो इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, ड्रॉ करके आप नीचे की तरफ मोड़िए। जल तो हमेशा नीचे रहेगा ना बॉस। ठीक है, चलिए एक शीशा का क्वेश्चन तैयार हो गया आप लोगों का। आइए, तो सबसे ज्यादा कहां पे हो गया? मोटाई सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। इसका कारण क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इसका कारण वहां पे उच्च तापमान, यानी इक्वेटर पे आपको क्या दिखता है? सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए तापमान सालों भर उच्च रहेगा। और कन्वेंशन जो करंट है की तीव्रता रहेगी, हवाएं जो है, संवहनीय धारा जो है यहाँ पे बहुत, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते। कौन सी? कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन 50%, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होगी 1 बजे 12 बजे के बाद, पेड़ जो होंगे, वेजिटेशन जो होगा इसका यहाँ पे, ये पेड़ आपस में सूर्य की ये लेने के लिए, प्रकाश को लेने के लिए होड़ लगेगी और आपस में सब गुथ जाएंगे। यानी एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़ आपस में उलझ जाएंगे, तो जमीन तो नीचे दिखेगी ही नहीं। तो 50% आपको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो यही देखने को मिलेगी, इसी बेल्ट पे। ये काल्पनिक बेल्ट है, ऐसा कोई बेल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है मोहित कुमार, चलिए मयंक जी। तो भूमध्य रेखा पर सौर विकिरण की मात्रा अधिक मात्रा प्राप्त होगी, ऑब्वियस है यार, हीट ज्यादा मिल रहा है। तो हवा गर्म होगी, गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो मजबूत संवहनीय जो धाराएं हैं ये बनती हैं। यानी अब अगर मैं ये पूछूं आपसे, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई यहीं पे संवहनीय धाराएं क्यों बनती है, मजबूत होती है, तो भैया गर्मी ज्यादा यहीं मिल रही है। और संवहनीय धारा का नेचर क्या होगा? गर्म हो। तो यही गर्म हवा ऊंचाई तक पहुंचती है और क्षोभ मंडल को मोटा बनाती है। डस्ट पार्टिकल जो है, वाटर वेपर की मात्रा यहाँ अधिक होगी क्योंकि मॉइस्ट ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा हो रही है, तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम से जुड़े जितने भी परिवर्तन होंगे, वेदर फिनोमिना यहीं पे होगा। बादल का फटना, तूफान, बारिश, बिजली का कड़कना सब यही होना है। तो तापमान अगर हम बात करें, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होने लगता है हर किलोमीटर पर किलोमीटर। अगर ऊपर की तरफ हम आसमान की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका 6.5 × 2 कर लीजिए। जितना ऊपर चलते चले जाएंगे उतनी ठंडी होती चली जाएगी, है ना। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोफेयर है। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोफेयर है, और यहीं पे स्ट्रेटोफेयर में ही आपका ओजोन लेयर पाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर होना भी कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। अंतर्यामी नहीं हूं, भले आप लोग मान लीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना, करते हैं विचार। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी, पहले समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है।
वो तरीका सीख लो। ये सब नहीं पढ़ रहा हूं मैं। पहले क्या पढ़ रहा हूं? उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादक प्रोडक्ट हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं, फटने से बनते हैं, या उससे निकलता है, ज्वालामुखी से निकल रहा है, वही उसका प्रोडक्ट हुआ, बाय प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। तो ज्वालामुखी के फटने से क्या होता है? अभी कहीं ज्वालामुखी फटा है? कल ही मैंने बताया था। कहाँ बताया था? जल्दी बताओ। एक किलायु बताया था, है ना? ज्वालामुखी, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उसके फटने से क्या क्या निकलता है। अब देखो, एक दो तीन चार कर दिया। केवल ये निकल सकते, इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई को केवल दो होगा, इनमें से कोई केवल तीन होगा। मयंक जी, चार का मतलब ये नहीं, तीन का मतलब केवल ये नहीं, इनमें से कोई तीन, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ, सुन लो सुन लो। ज्वालामुखी यानी ज्वाल खंडाश्मी, पायरोक्लास्टी, मलबा। मलबा तो निकलेगा ही निकलेगा, बिल्कुल सही बात। राख और धूल भी निकलेगा, नाइट्रोजन के यौगिक एंड सल्फर के यौगिक भी निकलेंगे, सभी निकलेंगे तो सभी होगा। तो ज्वालामुखी इरप्शन क्यों होता है? कहीं ज्वालामुखी फट ही जाता है तो क्यों फटता है भाई? पहले ये जान लेते हैं, ज्वालामुखी कैसे बन रहा है। दो टेक्टोनिक प्लेट जो है, ये एक ऊंचे पर्वत का निर्माण, पठार का निर्माण कर दिया, ठीक है, और ये इसका मुंह बन गया। अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो मलबा अंदर बना हुआ है, ये दोनों के दबाव में, बहुत हाई प्रेशर के कारण, गैस भी है, सब कुछ है, और चूंकि टेक्टोनिक प्लेट दबाई जा रही है, दबाई जा रही है मलबे को, प्रेशर बहुत हाई है यहाँ पे। अब हाई प्रेशर बन गया तो मलबा, और उसमें गैस भी है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के पेट में क्या है? मैग्मा है, गलित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो संचित जो एनर्जी है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये प्रेशर प्लेटें जो है वो और दबाव बना रही हैं, क्योंकि संचलन इसी तरफ कर रही है, मूव इसी तरफ कर रही है, तो प्रेशर ज्यादा बन गया। और जब प्रेशर कुकर की तरह भैया, हाँ बिल्कुल शशांक जी, सीटी को बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए, उसका जो सेफ्टी लॉक है उसको सील कर दीजिए। क्या होगा? घर उड़ा देगा। घर नहीं उड़ाएगा तो कम से कम घर का डेंट पेंट तो जरूर कर देगा। ठीक है। उसमें मैग्मा है, गैस है, ठोस पदार्थ है, सब यही जमा होते हुए फिर ये फटेगा, और आसपास के इलाके में कई किलोमीटर तक सबको बर्बाद करेगा। ठीक है जी। तो विभिन्न पदार्थ निकलेंगे, मलबा निकलेगा, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले ठोस टुकड़े होंगे। वोल्केनिक बॉम्ब, लैपली, टैफा आदि इसमें शामिल होगा। ये कण, बड़ा सा पत्थर, गर्म पत्थर आपके सर पे गिर जाए, क्या होगा? आपकी हायाबुसा कार पे गिर जाए, नहीं सॉरी, बाइक पे गिर जाए, हायाबुसा बाइक है, बाइक पे गिर जाए, मेरी साइकिल पे गिर जाए, क्या होगा? कचूमर निकलेगा, यही होगा ना। हाँ। आसपास के इलाकों में ये कई हजारों, अगर डस्ट और ऐश की बात करें तो ये कई हजार किलोमीटर तक फैल जाएगा। सूर्य के प्रकाश को ये अवरुद्ध कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और जलवायु, क्लाइमेट चेंज लेके आ जाएगा। बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान अस्थायी रूप से क्या हो जाता है? कम हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। नाइट्रोजन के यौगिक मिलेंगे, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, ये सब गैसेस भी निकलेंगे, एसिड रेन के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सल्फर के यौगिक भी निकलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, जहरीली गैस भी निकल रही है, देखो, सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है, जिसे एसिड वर्षा, एसिड रेन होगा। पिनातुबो ज्वालामुखी, ये फिलीपींस में फटा था 1991 में, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया था औसत तापमान। क्लियर? ज्योग्राफी में थोड़ा ज्यादा जोश और मजा भी आता होगा ना।
चलिए, तो सुनामी ग्लोबल ग्लोबल कूलिंग और पर्यावरणीय असंतुलन इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस विस्फोट से क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन जैसी गैस भी निकलेंगी। तो उसकी एक्टिविटी के आधार पे हम किसी कोई फटने की पॉसिबिलिटी है और कोई एक्सटेंट, यानी अब वो फट के खत्म हो चुका है, 10,000 साल पहले फटा था, उसके बाद अब वो प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो कल मैंने बताया था कि भाई जिस ऐसे मृत ज्वालामुखी जो है, यानी अब एक्टिव नहीं रह गए, एक किलायु है, मॉन्ट किलायु, और कितने एक्टिव है, किन किन देशों में है। हवाई द्वीप पे कल फटा था, मतलब कल बताया था मैंने आप लोगों को। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? भूल गए? इवनिंग की क्लास में बताया था ना। ठीक है जी, बराक ओबामा वहीं से आते हैं, बताया तो था यार। कल की चीज आज भूल गए, वेरी गुड। चलो, तो अब ये काफी बड़ा मुंह हो गया इसका, और ये अब इसका पेट खाली है। तो अभी यहाँ पे बारिश का पानी जमेगा और यहाँ झील भी बनती है। इस झील को क्या कहेंगे? मेरे एनसीईआरटी वाला जो नोट है उठा के पढ़ लेना। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें मैपिंग फॉर्म में दे दूं आप लोगों को लास्ट मोमेंट के लिए, पर वो लास्ट मोमेंट के लिए होगा, पढ़ना तो अभी पड़ेगा ना बॉस। सब कुछ रेडी टू ईट दे दूं तो बात नहीं बनेगी ना। चलिए, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष, यानी आइसोथर्मल क्या होता है? पृथ्वी पर, इस अर्थ पे हर जगह पे ना टेम्परेचर इक्वल है, ना प्रेशर इक्वल है, ना हवा का जो बहना है वो इक्वल है। सब जगह अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सब सब कहीं पे पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं और कोई ऊंचाई स्थान पे है समुद्र तल से, कहीं कोई नीचे स्थान पे है। समुद्र तल से कोई नीचे स्थान पे भी है क्या भारत में? कॉलडेरा, जी बिल्कुल, कॉलडेरा बताया था। हाँ बताओ, समुद्र तल से कोई नीचे स्थान पे भी है क्या भारत में? कोई स्थान है क्या? मुझे लगता नहीं है। आप लोगों के हिसाब से है क्या? कितनी ध्यान से मेरी बातें सुनते हो आप लोग। केरल का केरल का तट के पास में आपको समुद्र से 2 से 3 मीटर नीचे आपको मिल जाएगा वो स्थान। बताया था? चलो भूल गए हो। गहराई में है, समुद्र तल से नीचे है, नीचे का स्थान, गहराई में नहीं है, समुद्र तल से नीचे है वो। चलिए, आइए, तो ये सबसे पहले आइसोथर्मल मैप में, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब गर्म, सॉरी। तो समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप में दक्षिण की ओर डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये जो रेखा है, ये ये महासागर हो गया और ये जमीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है समताप रेखा जो है, ये आइसोथर्मल जो है लाइन जो है, हमारा महासागर में उत्तर की ओर, महासागर में यानी उत्तर मतलब ऊपर की ओर, और महाद्वीप में दक्षिण की ओर डेविएट मुड़ जाती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है, हम क्यों मान ले होता है? एनसीईआरटी में जाइएगा तो ये मैप में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, हवाएं ऐसे जा रही है, और यहाँ पे ये जो कोरिलेस फोर्स वाला भी बताया था आप लोगों को याद होगा तो, ये क्लॉकवाइज घूम रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण की ओर ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ तो ये हवा कहां से निकलेगी? ये हवा अगर मैप में हम देखें तो ये जो रोटेट हो रही है, घूम रही है, उत्तर में क्लॉकवाइज और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज है, घूम रही है। तो एंटी क्लॉक अगर हम महासागर में जाके देखें तो महासागर नीचे की ओर है, तो नीचे महासागर गर्म है। दिमाग लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना, महासागर क्या है? गर्म है। तो गर्म से हवा क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है,
और महाद्वीप यानी जो प्लेट है हमारा, जो जमीन का स्थल है, सापेक्षिक रूप से महासागर की तुलना में ठंडी मानी जाती है, तो वो नीचे की ओर आएगी, मतलब वहां की जो हवा है वो नीचे की ओर आएगी, दक्षिण की ओर विचलित होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो ये देख लीजिए भैया, ये स्टेटमेंट सही है, इसका डिटेल में हम जाएंगे अभी। दूसरा देख लेते हैं, शीत महासागरीय धाराओं, करंट की बात करें तो करंट ठंडी भी है और गर्म भी है। तो कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, ये दोनों करंट क्यों बनती है? क्योंकि वहां का महाद्वीप किस महाद्वीप के आसपास से निकल रही है, डिपेंड करता है। अग्लुवास अफ्रीका का यहां से निकल रहा है, तो अग्लुवास गर्म हो गया। कि आपका लेब्राडोर उत्तर से निकल रहा है, तो ये लेब्राडोर क्या होगी? ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलेंगी यहाँ पे, वहां प्लैंकटन बनेगा, बताया था। चलिए, तो शीत महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अटलांटिक जो अपवार ड्रिफ्ट है उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है ना 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 ना, और समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है ना, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। तो समतापी रेखा, आइसोथर्मल रेखा वो होती है जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि इससे यूपीएससी ने कई बार, आई थिंक मुझे लगता है 4 बार अब तक 4 to 5 टाइम्स पूछ लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस लेवल का नहीं। और वो क्या है? दिल्ली का टेम्परेचर और बेंगलुरु का टेम्परेचर। ठंडा होगा, डिपेंड मल्टीपल फैक्टर्स पे करेगा, लेकिन ये टेम्परेचर और भी जगह पे समान होगा। ठीक है, तो जनवरी माह की बात करें तो जनवरी में दिल्ली में ठंड पड़ती है यार, कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पूरी ठंडी पड़ रही है, पर क्या तमिलनाडु में भी पड़ती है क्या? नहीं। ठीक है, तो जनवरी मंथ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भूमि और महासागर में तापमान में बड़ा अंतर होता है, यानी कोई ज्यादा ठंड और कोई ज्यादा गर्म होगा, तो महासागर तो गर्म ही रहेगा बॉस, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया? ये भूमि जो है वो ठंडी हो गई, तो महासागर का तापमान अपेक्षाकृत स्थिर और गर्म रहता है। कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता, तो ये ठंडा ही रहता है जनवरी मंथ। कॉन्टिनेंट पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जितने भी देश आएंगे सबकी हालत वैसी रहने वाली ऑलमोस्ट। तो समतापी रेखा महासागर के ऊपर नॉर्थ में और महाद्वीपीय में साउथ की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो यह डेविएशन जो है भूमि और महासागर की जो ऊष्मा धारण करने वाली हीट रेडिएशन वाले को अलग 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 करने की क्षमता के कारण होता है, एब्जॉर्ब करने के कारण। धारण कौन कितना कर पा रहा है? एक स्पंज का टुकड़ा, उसमें पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी बनस्पत के एक लकड़ी का टुकड़ा डुबा के उसको निकालिए, तो पानी थोड़ा बहुत लगा हुआ मिलेगा आपको। रुई में डुबाइएगा तो पूरा रुई एब्जॉर्ब कर लेगा, स्पंज में भी वही चीज होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे में, देखते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक बहाव ये गर्म है, नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है ये गर्म है, वार्म ओशन करंट है। ठीक है, तो गर्म जलधारा जो है नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी तक, अब देखो ये अमेरिका है और ये यूरोप है। ठीक है, क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण का और पूर्व का ये बड़ा एरिया, ऑब्वियस है, तभी तो यूरोप जाएगा। यूरोप की ओर गर्म गर्म जल प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, जिससे कि यूरोप की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है। तो ये अब यहाँ यूरोप में क्या पूरा यूरोप की बात कर रहा है? नहीं, ये वेस्ट यूरोप की बात कर रहा है, ये वेस्ट यूरोप है,
ईस्ट यूरोप तो ये हो गया, ठीक है, इनके बीच में। तो वहां जो ठंडी नहीं बल्कि गर्म बनाती है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गर्म, ये गलत हो गया। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को भी अगर आप ध्यान से क्लास में समझ लेते हैं, 2 बार फिर इसका रिवीजन हो जाता है, बहुत काम आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका जो एनसीईआरटी जो आपने को रिप्लेस कर देगा, ये नहीं, थोड़ी जानकारी उसमें ज्यादा होगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां ज्यादा होगी, है ना। चलिए, अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हुई थी, अब जो सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो महासागरों का प्रभाव अधिक ज्यादा दिखेगा आपको, विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भूमि का क्षेत्रफल कम है। अब एक नया फैक्ट मिल गया आपको, नॉर्थ में ज्यादा भूमि है या साउथ में है? सदर्न हेमिस्फेयर में किसमें भूमि ज्यादा है? जल्दी बताओ। डिम्पल जी, जी 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 जी, बिल्कुल। गर्म का मतलब, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, गर्म का मतलब ये नहीं है डिम्पल जी कि वहां पे टेम्परेचर दिल्ली की तरह होगा। वहां गर्म का मतलब होता है 15 डिग्री टेम्परेचर, 15 डिग्री, 10 डिग्री, ये गर्म है वहां के लिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे चले जाइएगा तो वहां 5 to 7 डिग्री है ना, बहुत बहुत गर्म है आज। 10 डिग्री हो गया, अरे जान चली जाएगी लोगों की, लोग मरने लगेंगे, क्योंकि माइनस में रहने की आदी है वो लोग। चलो, तो 15 डिग्री टेम्परेचर में तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो अपेक्षाकृत जीरो से अगर 1 डिग्री ऊपर आ रहा है तो या चीजें बर्फ में नहीं है ना, ठोस फॉर्म में नहीं है। चलो, तो जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में कोल्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड होगा, तो भूमि ठंडी होगी, महासागर में ये गर्म रहेगा। भूमि का जो ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता कम होती है, वो रिफ्लेक्ट कर देगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कुछ हद तक एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए आप देखोगे गर्मी के समय में जब आप रोड पे चलते हो तो आपको, या रेगिस्तान में जाओगे तो आपको पानी दिखेगा, या भाप बन के कुछ उड़ता हुआ दिखेगा, है ना। ये वही वही चीज है, जिससे ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। महासागर में क्या, पानी भाई धीरे आराम से गर्म होगा, आराम से ठंडा होगा, धीरे धीरे होगा। दक्षिणी गोलार्ध में समतापी, जो समतापी रेखा जो अक्षांश में लैटिट्यूड के लगभग इक्व बराबर होती है, पैरेलल होती है। वहां भूमि चूंकि कम है और पानी ज्यादा है, तो पानी का वर्चस्व ज्यादा होगा। महासागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। तो ग्लोबल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो उसको कंट्रोल करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाती है? महासागरीय धाराएं, करंट जो है, ये ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर को, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये प्रभावित करता है या कर सकता है, ऑब्वियस करता ही है यार, कर क्या सकता है, करता ही है। क्लियर? चलिए, तो ये भी क्या हो गया। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा काउंट कीजिएगा कितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे आए हैं, कितना क्वेश्चन फैक्चुअल बेस पे। तो अभी तक एक क्वेश्चन जो है आपका फैक्ट बेस पे है, और बाकी सब जो है ये अभी कॉन्सेप्ट बेस पे चल रहा है, ठीक है, बट सबका रीजन है, तो रीजन बेस्ड हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, बच्चों वाला, कोई भी पीसीएस वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। डी आइवरी कोस्ट, कोटे डी आइवर और घाना, ठीक है। ये कोको उत्पादक के लिए है, कोई टी के लिए होगा, कोई दाल के लिए होगा। और ये पूछा क्या है, देखो ये पूरा अफ्रीका पूछा है। अब आप क्या कर सकते हो, एक नया चीज कर सकते हो, ये जितने भी कंट्री दी गई है, इन सब कंट्री में मेजर चीज क्या प्रोड्यूस होता है, मेजर, एक या दो चीज होगा, उसके नाम याद कर लो।
बहुत मेहनत करने का मन कर रहा है ना, ये करो, इसके साथ खेलो। यूपीएससी ने अगर ये मेडागास्कर दिया है तो ये उसके माइंड में मेडागास्कर लगता है, मोजाम्बिक लगता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी देश कंट्री को डिमेन या डिफेम नहीं कर रहा हूं, कम या ज्यादा नहीं आंक रहा हूं, यूपीएससी का माइंडसेट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। कोको उत्पादन, चलो पहले थोड़ा कोको की बात कर लेते हैं यार। कोको बीन्स है ना, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, विशेष रूप से भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र इसके लिए ज्यादा अनुकूल है। तो वार्म होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसके लिए, रेगुलर बारिश चाहिए और छायादार शेड वेजिटेशन आवश्यक है, नहीं तो फिर गर्मी ज्यादा अगर लग गई तो मर जाएगा प्लांट, है ना। दुनिया में 70% जो कोको जो है वेस्टर्न अफ्रीका के देशों में होगा। कोटेडी आइवर, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, ये सब जगह होगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही कर लो। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोको उत्पादक देश कौन सा है? ये है आपका 40%, डी, कोटेडी आइवर। घाना कहाँ है? घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था, है ना। ये भी 15 से 20% कंट्रीब्यूट कर देता है, तो सेकंड नंबर पे आ गया। चलो ठीक है। अल्जीरिया और मोरक्को की बात करें तो ये उपयुक्त, यहाँ पे कोको के लिए उपयुक्त है ही नहीं, शुष्क है, ये एरिड में आता है। अगर आपको ये भी पता है, पहले समझ लेना, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा वाला एरिया है, डेजर्ट एरिया, 11 से 12 कंट्री आपको यहाँ पे, 13 कंट्री आपको देखने को मिलेगा, 11-12 जो भी है देख लीजिएगा। तो इसका इस कंट्री में तो कम से कम नहीं होने वाला। तो अल्जीरिया और मोरक्को, मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता, याद आया, एम्बेडी के शासनकाल में आया था मोरक्को, अफ्रीका से। ठीक है। बोत्सवाना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, बट कोको के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है। मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, बहुत कम मात्रा में कोको उत्पादन होता है, तो उसका कोई रोल है नहीं। कोको पाउडर की चॉकलेट में और उत्पादन, ठीक है, चॉकलेट में ज्यादातर होगा। ठीक है। और ये निर्यात कहाँ होगा? निर्यात का मतलब कहाँ भेजा जाएगा? तो गर्म देश में हो रहा है, गर्म तासीर है, तो ठंडे देशों में ही ज्यादातर जाएगा, यूरोप में, यूएसए में, एशिया में भी जाएगा, है ना। कोको और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोको प्लांट पे, जैसे कि मलेशिया, मलेशिया कहाँ पे? आसियान कंट्री, ये इंडिया है, यहाँ है मलेशिया। पाम ऑयल के लिए, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पाम ऑयल पे डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? ऐसे याद है। तो सस्टेनेबल कृषि के लिए आवश्यक है, ठीक है, चलिए हो गया। अब मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई बोत्सवाना हीरे के लिए प्रसिद्ध हो गया, मेडागास्कर किसके लिए, मोजाम्बिक किसके लिए, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया है यहाँ पे कोई, वो देख लो यार, कोई जनजाति रहती है यहाँ पे, जनजाति देख लो, ज्यादा नहीं, एक दो, एक बहुत मैंने देखा था, वो डंडे पे चलती है, एक जनजाति जो डंडे पे ही रहती है, एक जनजाति जो सिर्फ पेड़ों पे रहती है, उसको देख लो, उसका नाम देखो, लिख लो, लिखो अभी, अभी लिखो पेन उठा के, गूगल पे जाओ, बोल के देखो कि यार डंडे पर एक वो लोग चलते हैं, एक जनजाति है अफ्रीकन कंट्री की, तुरंत नाम आ जाएगा, नाम रट लो, हो गई बात खत्म। चलो, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज, यानी इलाहाबाद वाली बात हो रही है। ठीक है। पश्चिम का मतलब ये इलाहाबाद है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे जा रही है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरफ जाने, प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयन नदी निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी गंगा तो भैया ऐसे जा रही है, गंगा का रूट देखिएगा, तो हिमालय से बंदर उससे निकल के, गौमुख से निकलते हुए सबसे पहले ये मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश कर रही है? जल्दी बताओ।
मैदानी क्षेत्र में पहाड़ों से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्र में कहाँ आ रही है? हरिद्वार। हरिद्वार। हरिद्वार के बाद लो उत्तराखंड, हरिद्वार। तो हरिद्वार के पास में भी बहुत सारी सहायक नदियां मिल रही हैं, फिर गंगा बन रही है, ठीक है। अलका भागी देव के साथ याद करवाया होगा, आप लोगों को बताया होगा। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन रही है और आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब यहां पर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व यानी इस तरफ से गंगा ऐसे बह रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर यहां से ऐसे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? तो आपकी गोमती मिल रही है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, और बिहार वाली कोसी है, जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, नॉट विख्यात। बीपीएससी में आएगा तो विख्यात मारना, बाकी यूपीएससी और अन्य स्टेट के लिए कुख्यात है वो, ठीक है। क्लियर? तो गोमती किस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ यूपी का? अरे लखनऊ है भाई। गोमती नदी के किनारे तो है। चलिए, घाघरा, गंडक और फिर कोसी, ये ऐसे लाइन से मिल रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो मैप में देख लीजिएगा, ये मैप यहाँ पे जरूरी है, बट ठीक है। चलिए, गंगा के बारे में जान ले। किलोमीटर लंबी है, भारत में है कम से कम, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, एक चौथाई भूभाग जो है वो ये सिंचित कर जाती है, और इसकी लेफ्ट बैंक से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, जबकि दाहिनी तरफ से क्या है, राइट हैंड से क्या है, पेनिसुलर नदी में जो है सहायक नदियां वो आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रख लीजिएगा। तो गंगा का जो प्रवाह है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है की ओर हो रहा है, नॉर्थ से साउथ ईस्ट हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, और ईस्ट की तरफ बंगाल है ना यहाँ, ये यहाँ पे गिर रही है कलकत्ता के पास, ठीक है। तो प्रयागराज में गंगा से मिलने वाली बाईं तरफ से जो नदियां होंगी पूर्व की तरफ, राइट हैंड साइड से, वेस्ट टू ईस्ट हो गया, पश्चिम से तो गोमती है, पीलीभीत से निकलती है, उत्तराखंड में नहीं, ये पीलीभीत, अरे यार उत्तराखंड में नहीं है, ये यूपी में है, पीलीभीत यूपी का है, ठीक है, इसको ठीक कीजिए। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए मिलती है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, तीनों में बह रही है, यूपी के लिए कर लीजिएगा। घाघरा तिब्बत के पठार से निकलेगी, मानसरोवर से निकलते हुए नेपाल से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, और बलिया के पास गंगा में मिलती है, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट। गंडक, ये धौलाधर जो हिमालय है वहां से निकलेगी और बिहार में गंगा में मिलती है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। बिहार में और कुछ पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में ये स्रोत है, उसका जल स्रोत है, ठीक है। कोसी नदी बिहार का सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी से निकलते हुए नेपाल से होते हुए ये बिहार में, देखो नेपाल कहाँ पे है, अब ऐसे समझ लो, ये सिर्फ मोहित के लिए बता रहा हूँ, ये है नेपाल, तो यूपी का बॉर्डर भी टच कर रहा है और बिहार का बॉर्डर भी टच कर रहा है, नेपाल से उत्तराखंड का भी निकल बॉर्डर टच कर रहा है, बॉर्डर इलाका हुआ है ना। तो ये नेपाल, ठीक है, बिहार में, नेपाल से निकल रही है सीधा बिहार में घुस रही है, ठीक है। तो अपनी जलधारा को बदलने के लिए प्रसिद्ध है, बीपीएससी ने, बिहार ने इसको जलधारा बदलने के लिए प्रसिद्ध, ये लाइन सही है, लेकिन कुख्यात और विख्यात में अंतर होता है। चलिए, तो बाढ़ की समस्या बनी रहती है, तो बीपीएससी ने सवाल पूछा था बाढ़ के लिए विख्यात कौन है, हे भगवान, क्या सवाल है, उनको कोटि कोटि नमन, जब तक जीऊंगा तब तक बिहार के बीपीएससी को मैं नमन करूंगा। अब ऐसे ही लोग बन के जाते हैं एसडीएम, तो बिहार का कितना भला होने वाला है वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए,
अन्य विकल्प में देख लेते हैं। ठीक है, विकल्प तो चलिए छोड़िए, अतिरिक्त तक आ जाते हैं। गंगा की सबसे सहायक नदी जो है यमुना है, सबसे लंबी। गंगा नदी में बाढ़ जो आती है तो ये घाघरा, गंडक, कोसी नदी जो मानसूनी काल में जो सीजनल जो होती है उसके लिए जानी जाती है। ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आ जाएगी, कोसी नदी के कारण ही होती है। ठीक है, सिंचाई के लिए भी फरक्का बैराज बनाया गया, गंगा नदी पे ही है। ठीक है, कोसी नदी पे भी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए कि भाई, अगर कोई नेता ये कहे कि हम बिहार में जो बाढ़ आ रही है इसको हम समाप्त कर देंगे अपने लेवल पर, क्या ये संभव है? हाँ या ना? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि कोसी नदी भारत में नहीं है, नेपाल से आ रही है और मार्ग बदल देती है। तो डैम का उसको बांध कहाँ बनाओगे? आज यहां बनाए, कल दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहे कि हम कोसी नदी पे बाढ़ नहीं आने देंगे, वो आपको चूरन बेच रही है। ठीक है, चल, इसलिए कहता हूं ना कि भाई अगर नेता के चक्कर में पड़े तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी शायद उनको नहीं होता, वो भी नहीं होता। नेता के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई को बहुत तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी जाति और धर्म के लोगों को ही तवज्जो दी है। इसीलिए ऐसे लोग आ रहे हैं, यानी लोग ऐसे हैं तभी तो नेता ऐसे आ रहे हैं, नहीं तो नेता आएंगे कैसे? आप चुनोगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? चलिए, बहुत सफाई से विजनरी कह दिया जाता है कि भाई पढ़ाई लिखाई का विजनरी से कोई लेना देना नहीं है। मानता हूं पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो फिर आईएएस के लिए इतनी पढ़ाई क्यों भाई? अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को ही बना दिया जाए। वंस अपॉन अ टाइम बिहार में होता भी था, अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत, हर जगह होता है, बिहार में ही नहीं हर जगह होता है। कम से कम पीसीएस के लेवल पे तो होता ही है। चलिए, जी जी गुलाब शाह जी। चलिए अब जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है, सीधा नीचे, उपयुक्त में से कितने देश की सीमा समुद्र के साथ लगती है? अब ऊपर जाइए, समुद्र के साथ मतलब कहीं ना कहीं टच कर रहा हो। अब दो का मतलब क्या है मयंक जी? इनमें से कोई दो है, बी है आंसर, इनमें से कोई दो। तो आपको चारों में से कोई पता तो होना चाहिए कि कोई समुद्र से लग रही है कि नहीं। तो समुद्र है क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे उत्तरी समुद्र। चलिए आइए देखते हैं, उत्तरी सागर है। मैडम जी, समुद्र और सागर में अंतर हो। डिम्पल जी, ठीक है, चलिए, तो उत्तरी सागर का जो भौगोलिक परिदृश्य वो देख लेते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है, ये थोड़ा सा उथला है। उथला का मतलब क्या होता है? कम गहराई, कम गहराई। और यहाँ पे ब्रिटिश जो द्वीप है और मेनलैंड यूरोप के बीच में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्रिटिश द्वीप और उत्तर पश्चिम यूरोप के बीच मुख्य भूमि। अगर हम ये यूरोप की बात करें तो यूरोप में यहाँ पे आपका ब्रिटेन हो गया और यहाँ पे यूरोप हो गया, इनके बीच में यहाँ पे। हाँ, तो आप देखिए ना क्या अंतर है। आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा ना, एक बार मेहनत तो करो। चलो, तो उत्तरी सागर की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती है? अब आपको रखना पड़ेगा, यानी फैक्चुअल हो गया, नोट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है और ये सीमा से ही पूछा गया है। दो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सागर और समुद्र में अंतर होता है। हाँ, मैं सागर बता रहा हूँ, समुद्र पूछा है, नॉर्थ सी पूछा ना, तो सुन लो। ठीक है,
समुद्र है। हाँ हाँ, किस समुद्र के साथ लग रही है, ठीक है। चलिए, सागर फिर और महासागर में अंतर है ना। फ्रांस। कौन कौन सा सी कहाँ कहाँ लग रहा है। उत्तरी सागर, ये सागर सही लिखा हुआ है, किताबों में भी आपको यही मिलेगा। फिनलैंड हो गया, फिनलैंड से नहीं जुड़ा हुआ है। बाल्टिक सी की सीमा बना रही है, फिनलैंड की खाड़ी से लगती है ये। फिनलैंड। कौन सी, उत्तरी सागर। नॉर्थ सी, सी एंड ओशन। ठीक है डिम्पल जी। जर्मनी, जर्मनी में आए, उत्तरी सीमा के सागर से लगती है, अभी ऊपर में देख लीजिए है ना। नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, बाल्टिक सी से भी जुड़ा हुआ है। नॉर्वे, उत्तरी सागर की सीमा से लगती है, नॉर्वेजियन सी और आर्कटिक सी से भी जुड़ा हुआ है। रशिया, उत्तरी सागर से नहीं जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों को अभी मैं थोड़ा करवाने के बाद बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना टफ है कितना इजी है, ये भी बताऊंगा। तो ये इसकी सीमाएं जो है आर्कटिक ओशन से, बाल्टिक सी से, पैसिफिक ओशन से और ब्लैक सी से लगती है। बट उत्तरी सागर से, नॉर्थ सी से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो फाइनल क्या निकल के आया, जर्मनी और नॉर्वे की सीमा तो लग रही है भाई, फिनलैंड और रूस की नहीं लग रही। फिनलैंड और रशिया की नहीं लग रही है। फिनलैंड और रशिया की नहीं लग रही है। अब ऐसे समझिएगा, वर्ल्ड वॉर नाम सुना है, वर्ल्ड वॉर जो टू हुआ था, सेकंड हुआ था, उसके पीछे यही तो वो बात थी कि भाई इसे काला सागर तक आना था, रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि सालों भर रूस में क्या है, ठंड ज्यादा पड़ जाती है तो सब कुछ जम जाता है। तो एक कम से कम ट्रेड रूट खुला हुआ होना चाहिए, तो उसे भूमध्य सागर में आना था काला सागर होते हुए, और वो उसको पैसेज नहीं दिया गया, इसलिए वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ठीक है, एक रीजन था, वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि भाई ये फिनलैंड, ये जर्मनी और नॉर्वे में लग रहा है, तो ये कम से कम रशिया तो नहीं है। ये एक एक तरीका था। फिनलैंड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, वन डे एग्जाम टाइम। तो अभी तक दो सवाल पूछ लिए गए यूपीएससी से फैक्चुअल बेस पे, और बहुत ही इजी लेवल का पूछा गया है। आपके लिए इजी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने वन डे एग्जाम की तैयारी नहीं की, बट एसएससी लेवल पे आप जाके देखिएगा तो ये एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि रट्टाफिकेशन है, रट के बैठे हैं, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हिलेगा नहीं उनसे। तो आप ये देख, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, उत्तरी सागर। चलिए मैडम जी, मेरा सवाल था ओशन एंड सी में डिफरेंसेस पूछा था। ठीक है, चलिए हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैं, यहां से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उत्तरी सागर जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख जो आपका जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, नॉर्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड। फिशिंग के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है ये, यूरोप के लिए। हाँ, आकार में भी बड़ा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने सी आपको बाल्टिक सी मिल रहे हैं, ब्लैक सी मिल रहे हैं, इसके बॉर्डर में कौन कौन कंट्री आ रहे हैं ये कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेजर पोर्ट कौन कौन सा है ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। रॉटरडम, ओस्लो एंड, ओस्लो राजधानी है, लेकिन महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। तो कौन सा कंट्री ऐसा है जिसका कैपिटल जो है वो महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, कैपिटल ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मेजर पोर्ट हो गया, नॉर्वे आता है। ऐसे और भी देख लीजिए। क्लियर, अलग से नोट कर लिया। चलिए, आ जाइए।
जलप्रपात क्षेत्र और नदी, इनमें से कौन सा क्षेत्र किस किस क्षेत्र में धुआंधार? मालवा में है नदी, नर्मदा नदी, हुंडरू, छोटानागपुर स्वर्णरेखा पर, गोरसोपा, पश्चिमी घाट, नेत्रवती, कौन कौन सा इसमें होगा? हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको। ये आपको मेजर जो ये है, मैं कोशिश करूंगा कि, मैंने कहा ना, जैसे कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। मेरा पुराना नोट्स अगर मुझे मिल जाता है, मैं आज ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो वो किसी पेज में मुश्किल से 4-5 पेज का है वो, या 10 पेज का होगा मुश्किल से, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैपिंग सेक्शन वाला, मैपिंग सेक्शन पे मैं थोड़ा सा, एक पहले भी मैंने शेयर किया है आप लोगों को एक, ठीक है। चलिए, धुआंधार कहाँ पे है भाई? ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही बात। मिस्ट फॉर्मेशन के कारण, यानी धुंधली छवि के आपको खाली बादल बादल जैसा दिखेगा। भेड़ाघाट यहीं पे है, आपको मिलेगा, धुआंधार कहलाता है। मालवा क्षेत्र में नहीं होगा, मालवा क्षेत्र में क्या करने जाएगा? तो मालवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? ये अलग अलग क्षेत्र है। महाकौशल के क्षेत्र में आता है, जबलपुर महाकौशल में आएगा। और ये मालवा क्षेत्र वाला जो है, ये अलग है बिल्कुल नाम, ठीक है। चलिए, एमपीपीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, अभी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हुंडरू की बात करें, झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ऊंचाई 320 फीट या 98 मीटर है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ठीक है। गोरसप्पा या जोग प्रपात जो है, ये कर्नाटका में है। कनाडा में स्थित है ये, जोग शरावती नदी पर। जोगी जो है, शरारती है, ऐसे याद रख लीजिए, हमने तो ऐसे याद किया था इसको। तो जोग फॉल्स भी कहा जाता है इसको, ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। नेत्रवती नदी से नहीं, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे केवल हुंडरू जलप्रपात जो है वही सही है, बाकी सब गलत, ठीक है। एडिशनल में देख लीजिएगा, तो जितने भी नाम दे दिए गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। इंपॉर्टेंट का मतलब यही, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं, और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसको क्या कहा जाता है, किसकी वजह से? विशेषता, फीचर्स बता दिया। धुआंधार, धुएं जैसी आकृति बनती है, छवि बनती है। हुंडरू झारखंड का सबसे ऊंचा झरना हो गया। जो भारत का दूसरा, कुच्ची कला सबसे ऊंचा होगा, दूसरा है, तो पहला वाला कहीं कहाँ पे है? भारत का सबसे ऊंचा कुच्ची कला, या फिर नोहाई, नो कलिकाई, नो कलिकाई, ये कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, भारत का नियाग्रा फॉल्स को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा, तो नियाग्रा फॉल कहाँ पे है पहले ये जान लो, कहाँ पे है डिम्पल जी? बहिर पानी, नहीं नहीं नहीं, ये पुराना है, हो गया है। क्या नाम है, शेखर जी? कुची कला जो है वो सबसे ऊंचा था, अब उसको भी ये चेंज करके मेघालय वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले मौनूसराम था, सबसे ज्यादा बारिश होती थी, फिर मौनूसराम की जगह पे, सॉरी, मौनूसराम कर दिया गया कि पहले कहाँ था सबसे ज्यादा बारिश होती थी, पुराने बुक में आपको यही मिलेगा। फिर बाद में मौनूसराम आ गया, है ना। चेरापूंजी की जगह पे अब मौनूसराम आ गया, वो भी मेघालय में ही है ना। चलिए, ठोसेघर जलप्रपात जो है, ये महाराष्ट्र में है, मानसून के दौरान आकर्षक झरना बनता है ये। इसका एक लिस्ट मैं दे दूंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिएगा। एक बार गुलबशा अलवी जी, आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा कि किसका किसका लिस्ट आपको चाहिए, ठीक है। मेरे पास जो बुक है वो पुरानी हो गई है, तो वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
बाकी अगर आप लोगों ने घटना चक्र का अगर मोटा वाला जो कंपाइल ज्योग्राफी आती है उसमें आपको लेटेस्ट मिल जाएगा, तो जिसके पास होगा वो फोटो शेयर कर दे अगर लिस्ट दिया हुआ हो तो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है, चलिए कीजिए भाई। कितनी पंक्ति यानी मैच कितना कर रहा है। मध्य एशिया में ये पर्वत श्रृंखला के नाम और पर्वत के प्रकार पूछ लिया गया है। वॉस गैस जो पर्वत है, माउंटेन है, ये कहाँ पे है? ये पूर्वी फ्रांस, ईस्टर्न फ्रांस में स्थित है। राइन रिवर के पश्चिमी घाट में फैली हुई है ये। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ये। फॉल्टिंग के कारण, भ्रंश यानी फिर दरार के कारण बना है। ठीक है, इसकी संरचना में ये ग्रेबेन और होस्ट संरचना का हिस्सा माना जाता है। फोल्डेड माउंटेन का नहीं है ये, फालतू की बात, चले हटाइए। आइए आल्प्स पे बात कर लेते हैं। तो आल्प्स सदर्न यूरोप का में स्थित है ये पर्वत श्रृंखला। आल्प्स जो है, यूपीपीसीएस ने कई बार पूछ रखा है इसको, कहां तक फैली हुई है ये देख लीजिएगा। इटली, फ्रांस इटली की सीमा जो बनाती है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा, सॉरी, पेरिनीज बनाती है। ये भी यूपीपीसीएस ने कम से कम 4 से 5 फोर्ट वाइटनेस पूछ रखा है। फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है ये। ठीक है, एप्लाचियन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रांत में है। यहीं से लैब्राडोर धारा भी निकलती है जो ठंडी जल धारा है। ठीक है, रॉकी माउंटेन के ये पैरेलल माना जाता है इसको। विश्व में सबसे लंबी रेंज जो है वो कौन सी रेंज है, कोई बता सकता है? अरे भाई, साउथ अमेरिका में सबसे लंबी रेंज है। यहाँ पे कौन सी रेंज है ये? क्या है? एंडीज। जी, एंडीज पर्वत वाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो ये जो फैली हुई है, एंडीज है, यही एंडीज है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है, भूकंपीय बलों के कारण, फोर्स के कारण बनी है एंडीज। ये देख लीजिए, साउथ अमेरिका में स्थित है, लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है, कौन कौन से कंट्री से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। माउंट पिचू जैसा ऐतिहासिक स्थल यहीं पे स्थित है। फोल्डेड माउंटेन है। रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पहले बता देगा। तो पर्वतों के प्रकार देख लीजिए, अब ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो 70% तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट दे दिया है। तो अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, मिनिमम 5 टाइम्स। 4 टाइम्स भी हो रहा है तो शंका है। जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं कीजिएगा, लास्ट टाइम मतलब एग्जाम के 5 दिन या 10 दिन पहले, 10 डेज मान लेते हैं, 10 डेज पहले आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अभी आप टाइम दीजिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ अभी 2 चीजों पर, एक हिस्ट्री जो टेस्ट होने वाला है संडे को, और दूसरा ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए पर्वतों के प्रकार में टाइप्स ऑफ माउंटेन में बात कर ले। तो फोल्डेड माउंटेन ये प्लेट के टकराने के कारण बनता है, यानी एक प्लेट यहां से आई, एक प्लेट यहां से आई और दोनों आपस में टकराई, बन गई, फोल्ड हो गया, एक दूसरे पर करते हुए गई। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एप्लाचियन, ये इसी का एग्जाम्पल है। रट लीजिएगा, पूछेगा यूपीएससी। ब्लॉक माउंटेन ये फॉल्ट के कारण बनता है, दोनों प्लेट अलग अलग बन, दूर एक दूसरे से चली गई और बीच में गैप बन गया, फॉल्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, सतपुड़ा भारत का, अप्सिस पर्वत का उदाहरण है, रेडिशियल है ना, वॉसबेग इसका एग्जाम्पल है, रटिए। इग्निशियस वोल्केनो, जो वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो ये ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। माउंट फूजी, माउंट सेंट हेलेंस या हेलेना, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का। सेंट हेलेंस में ही एक द्वीप है जहां पे नेपोलियन को कैद करके रखा गया था। डोम माउंटेन ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा जम जाने के अंदर ही अंदर मैग्मा जम गया तो इस तरह के डोम बन जाता है। वेलन कप क्रेटर
ब्लैक हिल्स यूएसए में, ये भी यूएसए में। ठीक है, कल मैं पूछूंगा इससे क्वेश्चन, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उससे कल पूछूंगा, तो तैयार रहिएगा। कल का मतलब मंडे को। मोहित अग्रवाल, मेरठ वाले। ठीक है, चलिए आइए। काजू, पपीता और रक्त चंदन, वेरी गुड। पूछा क्या गया, कितने वृक्ष वास्तव में देशीय हैं, नेटिव है। काजू भारत में होता तो है, पर नेटिव है क्या, ये तो बाहर से लेके आया है। पपीता पुर्तगाली सब लेके आए। रक्त चंदन, अरे रे, पुष्पा झुकेगा नहीं। एक, केवल एक, और रक्त चंदन ही होना चाहिए। मूल स्थान कहाँ पे है, ब्राजील है, साउथ अमेरिका है। पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक है, व्यवसायिक रूप से खेती होती है भारत में, ऑब्वियस सी बात है। तो काजू एक बीज है, सीड है वो, ना कि ट्रू नट। रट लीजिए, कैस्यू है ना। मेवा, ड्राई फ्रूट, ऑयल और औषधि, मेडिसिनियल जो यूजेस है उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, पपाया की बात कर लें, मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका से ये उसका मूल स्थान है। ऐसा माना जाता है कि कैरिका की दो प्रजातियां जो है, इसको मिला के, इसको हाइब्रिड करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए। फल एंजाइम, पेप्सिन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंजाइम भी है इसमें। डाइजेशन में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आसानी से उग जाता है। लाल सैंडल्स, रेड सैंडल्स, पुष्पा है ना। चलिए, मूल स्थान है भारत ही होगा। आंध्र प्रदेश, शेषाचलम, वेलिकोंडा, लंकामाला, पालकोना, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुष्पा बन चुकी है, अब पुष्पा 2 आने वाली है, तो कर लो यार। विशेषता क्या है, वाद्य यंत्र बन जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह भी बन जाता है, लग्जीरियस फर्नीचर भी बन जाता है इसका। ठीक है, चलिए, आईयूसीएन में रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड के रूप में ये है। इलीगल स्मगलिंग बड़ी समस्या है, पुष्पा फिल्म ही भी इसी में बनी हुई है, हालांकि उसमें एक स्मगलर को गैमलाइज कर दिया गया। चलिए, अरे वाह, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया मैंने। चलिए, कल इसको लगा दूंगा मैं, यहां से चेंज करना था, इसका स्पष्टीकरण छूट गया मुझसे, इसके लिए माफी चाहूंगा। अच्छा, इसके क्वेश्चन को चेंज करना था, तो इसको भी चेंज करूंगा कल। वाव सर, मतलब इसको जरा सा क्लियर कीजिए विशु पांडे। ये दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस पर जरा बात करेंगे हम कल। कॉर्लियस फोर्स, इसको जरा क्लियर कीजिए अभी। आपने वाव सर क्यों लिखा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। चलिए, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। मुझसे गलती हुई है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आपकी गलती यूपीएससी में दिखाई देगी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।